ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स अर्थ में किस तरह से ऑकर मतलब किस स्टेट में ऑकर होता है, उसको हम लोग किस तरह से फ्री स्टेट में एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि मिनरल्स क्या होता है। मिनरल्स बेसिकली वो कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होता है जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। कभी कभी क्या होता है, किसी मिनरल में कोई एक मेटल बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे सिनेबार एक और है, इसका फॉर्मूला होता है HgS। तो ये कंपाउंड हुआ ना, Hg मतलब मरकरी, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये। तो इसमें मरकरी बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है, तो ये एक और बन गया। तो जिस मिनरल में एक मेटल बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है, इतना हाई कि उससे प्रॉफिटेबली उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब एक्सट्रैक्ट करके बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, तब उस मिनरल को ओर बोलते हैं। वो डेफिनेशन बुक में लिखा है, देखो, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज, तो यहाँ कर देना मिनरल्स विच कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। उस तरह के मिनरल्स को ओर्स बोलते हैं। तो मेटल्स, कोई कोई मेटल जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए कि बहुत रिएक्टिव है, कोई कोई लेस रिएक्टिव है, और कोई कोई तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो मेटल्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब, तो ये सब जो मेटल्स होता है, ये कभी भी फ्री स्टेट में तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट इस कैटेगरी में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी आएगा। तो ये मेटल्स कभी भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये किसी ना किसी के साथ तो रिएक्ट करेगा ही। तो मोस्टली ये सब ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड या सल्फाइड वगैरह के फॉर्म में। फिर मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होता है, जैसे जिंक, आयरन, लेड, ये सब मेटल्स मीडियम रिएक्टिव है। तो ये सब ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इस तरह के स्टेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब या तो जिंक कार्बोनेट होगा या जिंक सल्फाइड, उस तरह से। और लो रिएक्टिव मेटल्स होता है जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब फ्री स्टेट में ऑकर करता है, अर्थ में माइनिंग वगैरह के थ्रू निकाला जाता है। तो ये 3 कैटेगरी हुआ मेटल्स का, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। तो तीनों को, अब अगर सपोज सोडियम का ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, अब इससे सोडियम चाहिए ना हमको, तो सिर्फ, क्योंकि मेटल तो वही है, तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर जिंक सल्फाइड के फॉर्म में है, ZnS, तो उससे सल्फर को हटाना पड़ेगा। तो ये सब पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है कि एक मेटल को उसके ओर से किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इसको मेटालर्जी बोलते हैं। तो बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस होता है इसमें। सबसे पहला प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ये स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ है। जब एक ओर अर्थ के अंदर से निकलता है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत धूल मट्टी और अलग अलग डर्ट और इम्प्योरिटीज होता है। तो ओर प्लस डस्ट, डर्ट और अदर इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड गैंग्वी, या हम बोल सकते हैं कि दीज डर्ट्स एंड एवरीथिंग आर कॉल्ड गैंग्वी। तो ओर से सबसे पहले गैंग्वी को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए उसको वॉश भी किया जा सकता है, या किसी सोल्यूशन से वॉश किया जा सकता है, या वाटर से, किसी भी प्रोसेस से, वो उसका केमिकल नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सपोज एक बुक के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं लो रिएक्टिविटी सीरीज का। तो लो रिएक्टिविटी सीरीज में एक मरकरी एक एग्जाम्पल है। तो मरकरी अर्थ में HgCS के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं सिनेबार, जो हम पहले भी बताएं। तो अगर ये ओर निकला है, सबसे पहले इसको साफ कर दिया गया, उसके बाद यहाँ से सल्फर को हटाना होगा ना, तो उसके लिए केमिकल रिएक्शंस वगैरह करना पड़ेगा।
तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स होता है उन सबको रिड्यूस करने का, उन सबको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर क्या बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हम बैलेंस करके नहीं लिखे हैं। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर फर्दर हीट किया जाएगा तो ऑक्सीजन गैस बनकर निकल जाएगा और फ्री मर्करी मिल गया। तो ये 2 प्रोसेस में वी आर गेटिंग मर्करी फ्रॉम इट्स ओर। ये रिएक्शंस एज इट इज लर्न करना होता है। उसी तरह से तो कॉपी में इस तरह से लिख लिख के करना। फर्स्ट में मर्करी का ही दोनों रिएक्शन, सेकेंड कॉपर Cu2S, कॉपर सल्फाइड है, उसको अगर ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे हैं तो जैसे यहाँ मर्करिक ऑक्साइड बना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, वैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर का 2 वैलेंसी होता है, Cu का 1 और 2 दोनों होता है। तो क्लियरली यहाँ पर हम लोग 1 वाला वैलेंसी ले रहे हैं। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकलेगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को उसी के साथ वापस उसके ओर के साथ ही हीट किया जाता है, तब कॉपर मिलता है और ये सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकलता है। मतलब उसी के ओर को फर्दर हीट किया जाता है तब जाकर होता है ऐसे। तो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, वो प्रैक्टिस करना होगा। तो ओवरऑल ये था कि जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उन सबको डायरेक्ट हीटिंग से ही धीरे धीरे करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनका रिएक्टिविटी काफ़ी कम है तो वो लोग ऑक्सीजन इजीली गिव अप कर दे रहा है। सिंपल फैक्ट ये है। सेकेंड कैटेगरी है मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। तो ये सब मेटल अपना ऑक्सीजन इतना इजीली गिव अप नहीं करता है कि खाली हीट कर देंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो इसका मतलब कोई एक एजेंट ऐड करना पड़ता है जो उससे ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ले। तो सपोज एक जैसे अगर जिंक ऑक्साइड है तो उसमें हम डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते, हमको एक जैसे हम कार्बन दे दिए तो कार्बन ऑक्सीजन ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक फ्री स्टेट में आ गया। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करना पड़ता है। यही डिफरेंस है मीडियम रिएक्टिव में। तो जनरली मीडियम रिएक्टिव मेटल्स 2 स्टेट में ऑकर करता है, या तो सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट। तो अगर सल्फाइड का एग्जांपल देखें, सपोज जिंक सल्फाइड है, तो अगर कोई भी हो, सल्फाइड हो या कार्बोनेट हो, दोनों को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर इस तरह से ऑक्सीजन हटाया जाता है। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि अगर कोई एक मेटल अपने ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो उससे ऑक्सीजन हटाना काफ़ी इजी होता है एज कंपेयर टू से सल्फर या कार्बोनेट हटाना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है, इट इज़ ईजियर टू obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonates। तो इसी वजह से अगर कोई मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट में होगा तो सबसे पहले उसको ऑक्साइड में लाया जाएगा और उसके बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट देकर उसको रिड्यूस किया जाता है। तो अगर कोई और सल्फाइड के फॉर्म में है, जैसे यहाँ दिख रहा है ZnS, तो उसको ऑक्सीजन में हीट किया जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। It gets converted into zinc oxide and sulfur dioxide is released. This process is called roasting। तो जब एक सल्फाइड ओर को हीट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। उसी तरह से जब एक कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर, थोड़ा कम हवा रहता है, तो तब वो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर रिलीज हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। जब दोनों जिंक ऑक्साइड बन गया, इस तरह से फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया गया है और जिंक मिल गया। यहाँ पर मेन पर्पस क्या है कि ऑक्सीजन को हटाना है। तो कोई एक दूसरा जिंक से कोई भी एक दूसरा रिएक्टिव मेटल ले लो और वो ऐड करो तो जिंक बन जाएगा और वो ऑक्साइड अलग निकल जाएगा। कार्बन क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एबंडेंटली अवेलेबल है तो एक्सपेंसिव नहीं होगा।
यहाँ पर हम लोग एल्यूमिनियम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम ही यूज़ किया गया है। जैसे मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2, उसके साथ एल्यूमिनियम ऐड किया गया। तो आई विल राइट द इक्वेशन, मैंगनीज ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को ले लेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। Al3+ होता है और O2- होता है, तो क्रिस क्रॉस होकर Al2O3 बन गया और मैंगनीज फ्री स्टेट में आ गया। तो कार्बन नहीं देकर दूसरा एक रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया। तो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में एक रिड्यूसिंग एजेंट साथ में ऐड करना होता है। इनफैक्ट ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इतना एक्सोथर्मिक होता है कि ये जो मेटल है ना ये मेल्ट हो जाता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। वो क्या? जैसे रेलवे ट्रैक सपोज बीच से कट गया, ट्रैक है ये बीच से कट गया, अब ज्वाइन करने के लिए तो आयरन चाहिए और हम लोगों को पता है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब। तो अब यहाँ मोल्टन आयरन कहाँ से आएगा? क्योंकि ट्रैक के आसपास कोई फैक्ट्री तो है नहीं। तो यहाँ क्या किया जाता है, आयरन ऑक्साइड का पाउडर डाल दिया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3, इसमें साथ में फिर एल्यूमिनियम डाला जाता है। तो ऑक्साइड है और एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन ले लेगा तो वो Al2O3 बनेगा और आयरन फ्री स्टेट में आ जाएगा। पहले बोले कि रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, तो ये जो आयरन यहाँ पर निकलेगा वो पिघल जाएगा, तो ये ट्रैक ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आयरन लिक्विड स्टेट में, इसीलिए पास में L लिखा हुआ है, क्योंकि आयरन लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट हैज़ वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और मशीन पार्ट्स। पाउडर डाला जाता है, फिर एल्यूमिनियम के साथ उसको हीट किया जाता है, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और आयरन लिक्विड स्टेट में मिलता है। इस रिएक्शन का स्पेशल नेम है थर्मिट रिएक्शन। तो मीडियम लो रिएक्टिव मेटल्स का हो गया और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का हो गया। अब हाई रिएक्टिव मेटल्स का करेंगे। तो वो मेटल्स इतना हाई होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सपोज सोडियम ऑक्साइड है या सोडियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम इतना रिएक्टिव है कि उससे कोई ऑक्सीजन और क्लोरीन ऐसे ले नहीं सकता। कुछ भी हम दूसरा ऐड कहाँ से कर देंगे, क्योंकि वो तो रिएक्शन ही नहीं होगा। सोडियम तो टॉप में है रिएक्टिविटी सीरीज के। तो क्या करेंगे, तो इसी तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ब्रेक किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइसिस मतलब ब्रेक, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो सपोज हमको सोडियम क्लोराइड से सोडियम लेना है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सल्यूशन या वो मोल्टन स्टेट में रहेगा और दो इलेक्ट्रोड रहेगा, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव से होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ये रहा सोडियम क्लोराइड। तो जब सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो वो क्या होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लिख रहे हैं, तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारा Na+ इस तरह से हो गया और बहुत सारा Cl- हो गया। तो अब जो ये सारा पॉजिटिव चार्जेस है ये क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब सब कैथोड में चला जाएगा। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होते जाएगा। तो एट कैथोड एक सोडियम आयन जा रहा है, कैथोड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो Na+ वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो फ्री सोडियम बन जाएगा। तो सारा सोडियम कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड में। एनोड में क्या होगा, Cl- जाएगा, क्योंकि एनोड खुद पॉजिटिव रॉड है तो नेगेटिव चार्ज वो लेगा। तो वो एक पॉजिटिव रॉड है ना, वहां इलेक्ट्रॉन का कमी है,
और क्लोराइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रॉड में दे देगा। तो इसी तरह से ClCl बनते जाएगा, 2 Cl कंबाइन होकर Cl2 बनाएगा और 2 Cl अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। इलेक्ट्रॉन को E- से लिख रहे हैं। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड ब्रेक होकर पहले सोडियम और क्लोराइड आयन बनता है, फिर सोडियम आयन कैथोड में जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री सोडियम बन जाता है। एनोड में क्लोराइड आयन जाता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और क्लोरीन गैस बनता है। वो क्लोरीन गैस बबल्स बनकर निकलते जाएगा। धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या होगा, खत्म होते जाएगा। तो इसी तरह से कभी किसी को ऑक्साइड से रिड्यूस किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम के लिए बुक में लिखा है कि उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है। तो एल्यूमिनियम कैथोड में डिपॉजिट होते जाएगा और ऑक्सीजन एनोड में बबल्स बनकर निकल जाएगा। इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड एंड इस तरह से मॉल्टन स्टेट से रिड्यूस किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करके कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो 3 कैटेगरी हम लोग मेटल का देख लिए और हम लोग ये पढ़ लिए कि तीनों को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब ये जो मेटल्स मिलता है ना, ये सब बहुत प्योर नहीं होता है, इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ रहता है, क्योंकि कोई कोई इम्प्योरिटीज़ है जो मेटल के साथ सल्यूबल है तो वो उसके साथ चला जा रहा है। तो फिर क्या किया जाता है, उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करके साफ किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रो, साफ कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये लाइसिस है क्योंकि ब्रेक हो रहा है और ये साफ हो रहा है तो रिफाइनिंग। तो सपोज कॉपर को अगर यहाँ पर जैसे बुक का एग्जाम्पल है कॉपर, तो इमेजिन करते हैं कि कॉपर मेटल है, उसको साफ करना है। तो क्या किया जाएगा, ये भी क्लास 8 में था। जिस भी मेटल को साफ करना है ना, उसी का एक सॉल्ट का सल्यूशन लेना होता है। तो जैसे कॉपर है तो हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, तो ये सल्यूशन रहेगा कॉपर सल्फेट का। एक कैथोड एनोड रहेगा, ये पॉजिटिव है तो ये एनोड है, ये नेगेटिव है तो ये कैथोड है। ये बात याद रखना है कि जो इम्प्योर मेटल होता है ना, जैसे यहाँ पर कॉपर साफ कर रहे हैं ना, सपोज ये पेन पूरा कॉपर का बना हुआ है लेकिन ये प्योर नहीं है, तो हमको इसको साफ करना है, तो हम इसको एनोड बनाएंगे। तो एनोड क्या चीज़ का होता है, इम्प्योर मेटल। और हमको कॉपर चाहिए ना, तो ओरिजिनल कॉपर का, एकदम प्योर कॉपर का हम एक पतला सा स्ट्रिप को कैथोड बनाएंगे। तो कैथोड क्या होगा, अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल। वो मेटल कौन सा होगा, जो हम साफ कर रहे हैं। अभी कॉपर है तो कॉपर लेंगे, अगर सिल्वर प्यूरिफाई करना होगा तो ये पतला सा सिल्वर का लेयर होगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो CuSO4 क्या होगा, ये जो सोल्यूशन में CuSO4 है ये ब्रेक हो जाएगा, Cu2+ बनेगा और SO4 2-। ये Cu2+ क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव के पास जाएगा। तो कैथोड में क्या होगा, Cu2+ है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बन जाएगा। कॉपर बन के क्या होगा, वो वहां पर डिपॉजिट होते जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप पतला था ना, ये मोटा होते जाएगा इस तरह से। अब ये सल्फेट क्या होगा, एनोड में जाएगा। तो एनोड में SO4 2-। एनोड किस चीज का बना हुआ था, वहां पर कॉपर मेटल है बहुत सारा, तो वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके वापस कॉपर सल्फेट बनाएगा। अब कॉपर सल्फेट कहाँ था, सोल्यूशन में था ना, तो इसका मतलब यहाँ से कॉपर निकल के वो कॉपर सल्फेट बन गया, अब वो वापस सोल्यूशन में आ जाएगा।
तो ये रॉड धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इससे कॉपर निकलते जा रहा है ना, तो ये रॉड धीरे धीरे पतला होते जाएगा। तो देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ से कॉपर निकल के यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये पतला होते जाएगा और ये थिक होते जाएगा। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि इसका कॉपर पहले सोल्यूशन में आ रहा है, सोल्यूशन ब्रेक हो रहा है और वो कॉपर यहाँ डिपॉजिट होते जा रहा है। तो जब वो सोल्यूशन में आ रहा है उसका सारा इम्प्योरिटीज निकल जा रहा है, वो इम्प्योरिटीज नीचे में जमा होते जा रहा है। तो इसको बोलते हैं एनोड मर्ड। कभी कभी इसमें बहुत काम का मेटल भी मिलता है, तो फिर इसको वापस साफ किया जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग काम करता है। तो एक बार दोबारा बता रहे कि इसमें लर्न करने का क्या है, दैट द इम्प्योर मेटल इज टू बी मेड एनोड। जो भी इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाया जाता है। और कैथोड में, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रोलाइसिस का कंडीशन होता है। सेकेंड कंडीशन है अ स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज टू बी मेड कैथोड। और थर्ड कंडीशन होता है कि द सोल्यूशन शुड बी अ सुटेबल सॉल्ट ऑफ द मेटल। अगर सिल्वर का रिफाइनिंग होता तो सपोज हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लेते। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होने से वो डिसोसिएट होता है। फिर पॉजिटिव आयन नेगेटिव के पास चला जाता है और वो वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्री स्टेट में आ जाता है, तो वो डिपॉजिट होते जाता है। नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास जा रहा है, वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो वहाँ से मेटल के साथ कंबाइन करके अपना सोल्यूशन बना ले रहा है। कॉपर सल्फेट बन गया तो वो वापस नीचे बीकर में आ जाएगा सोल्यूशन में। फिर कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो पास होते ही जा रहा है, तो ये प्रोसेस रिपीटेडली चलते ही जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि यहाँ से कॉपर निकल के सोल्यूशन में आते जा रहा है। इसके वजह से ये रॉड पतला होते जा रहा है और यहाँ कॉपर डिपॉजिट होते जा रहा है, तो ये रॉड थिक होते जा रहा है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेपरेट होते जा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट electrolysis, electro refining and everything about metallurgy.